Welcome back to our channel Veer Stories. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 12 शहर से सारे गुलाब गायब। अब तक आपने पढ़ा कि एयरपोर्ट पर आकर मृत्युंजय उसकी दादी माँ और उसकी माँ रितिका को अपने साथ घर लेकर जाते हैं, जहाँ बच्चे को ना रखना की बात होती है। अब आगे। अपनी दादी माँ की हरकतों की वजह से मृत्युंजय के सर में दर्द होने लगा था। उसने अपना सर मसाला और कोल्डली और रूलेसली बोला, मैं ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आने दूंगा और ना ही मैं शादी कर रहा हूँ, और अब कोई डिस्कशन नहीं होगा इस बात पर। तुम मृत्युंजय का साथ एटीट्यूड देखकर उसकी दादी माँ भी समझ गई कि नेगोशिएशन के लिए अब कोई जगह नहीं है, और उनके एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। तो फिर तुम किससे शादी करने वाले हो? मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम उस मोना से शादी करने के बारे में तो भूल ही जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। उसे मैं अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगी, मेघना ने कहा। तो मृत्युंजय की भौहें और भी ज्यादा डिपली आपस में सिकुड़ गई। जो उसके चेहरे पर लुक था वह इंडिकेट कर रहा था कि वह इसी वक्त गुस्से में कुछ भी कर सकता है। रितिका ने अपनी मुठ्ठियां बंद की और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वही ऐसा अजीब सा माहौल देखकर और मृत्युंजय की मां ने मूड लाइट करने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी वक्त डोर बेल बजी। रितिका दरवाजा खोलने गई तो कौन है? ये देखकर रितिका का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया और उसने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक तो तुमने इतना बड़ा मैस क्रिएट कर दिया और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ये पूछो। एक कमांडिंग मेल आवाज वहाँ पर सुनाई दी। तो कशिश ने भी वहाँ कर देखा तो उसके एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गए। वह भास्कर आहूजा थे, रितिका के डैड। उसने थोड़ी देर के लिए उनकी तरफ देखा और उसकी आंखों में अजीब से लुक थे। फिर उसने अपनी आईब्रोज उठाए और रितिका को साइड में कर लिया। रितिका ने उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखा, मगर कशिश ने बस टाइटली उसका हाथ पकड़ा और साइड में खड़ी हो गई। कशिश ने लोगों से भरे हुए रूम को देखा, स्पेशली मृत्युंजय, उसकी दादी माँ और रितिका के डैड भास्कर आहूजा, सबके चेहरे सीरियस थे। ये सारी चीज खत्म होने के बाद जब तक कशिश घर पहुंची तो ऑलरेडी शाम का वक्त हो गया था। फ्रेश होने के बाद वह बेड पर लेट गई और थोड़ी देर के लिए अपने फोन के साथ खेलने लगी। उसने रेचल के लेटेस्ट ऑनलाइन अपडेट देखे और उसके साथ कई और सेलिब्रिटीज के रिसेंट स्टेटस भी, और फिर उसने कैलेंडर ओपन किया और उसे फ्लिप करते हुए एक डेट पर मार्क कर दिया। जब रणविजय घर पहुंचा तो कशिश ऑलरेडी सो चुकी थी। उसे एक लाल रंग का समुद्र दिखाई दे रहा था, एक ऐसी रोशनी जो सब कुछ जलती हुई आग की तरफ अपने अंदर निगलती जा रही थी। ठीक उसी वक्त जब कशिश अपने सपने में हल्की नींद में थी, तभी उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और उसके बाद उसके बगल में मूवमेंट हुई। बेड थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका और कोई उसके बगल में ब्लैंकेट के अंदर आ गया। कशिश की पलकें थोड़ी सी फड़फड़ाई। वह चेक करना चाहती थी, मगर जैसे ही उसे अपने आसपास जानी पहचानी कुल महसूस हुई अपनी नाक में, जिसकी वजह से उसने स्ट्रगल छोड़ दिया और अपने आप थोड़ा सा उसके करीब चली गई। रणविजय पूरे वक्त उसे देख रहा था। उसके हाथ अनकॉन्शियसली पिलो पर चले गए और कशिश को अपने आप वह अपनी बाहों में आता हुआ देख रहा था। कशिश उसके चेस्ट से अपना सर लगा लिया और जेटली गहरी सांस छोड़ी और अपने हाथ उसकी कमर के आसपास लपेटकर स्लीपी और लेजी आवाज में बोली, तुम वापस आ गए? हाँ। रणविजय ने हल्की मुस्कुराहट दी और नीचे की तरफ झुककर उसके फोरहेड पर हल्की सी किस की और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। बेडरूम में पूरी तरह से शांति फैली हुई थी। थोड़ी देर बाद कशिश ने लेजी आवाज में कहा, क्या तुमने अभी तक डिनर नहीं किया है? मुझे भूख नहीं लगी है। रणविजय ने कशिश को अपने और नजदीक किया। दोनों ही ब्लैंकेट के अंदर और नजदीक आ गए थे। ब्लैंकेट की छोटे से जगह में वह दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे और रणविजय ने अपने होठ कशिश के बालों पर रखकर जेटली उसे किस कर रहा था। हल्की सी पलकें फड़फड़ाते हुए कशिश ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में हल्की सी नमी और उसकी आंखों के कोने हल्के रेड थे। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊं? कशिश ने पूछा। मुझे भूख नहीं है, रणविजय ने कैजुअली जवाब दिया और उनके फोरहेड आपस में टच हो रहे थे। तुम्हारी दोस्त कैसी है? रणविजय ने पूछा तो कशिश कुछ सेकंड के लिए पॉज हो गई और फिर स्लोली अपना सर उठाते हुए उसकी तरफ देखा तो उन दोनों की नाक एक दूसरे से टकराए। रणविजय की आवाज थोड़ी डिप नजर आ रही थी उससे सवाल करते वक्त, जिससे कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने पूछा, तुम काफी चिंता में नजर आ रहे हो रितिका को लेकर?
उसकी बात सुनकर रणविजय के होठों के कोने पर हल्के मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, तुम्हारी दोस्त मेरे लिए एक परेशानी है, इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वह तुम्हें अपने साथ रखती है तो तुम्हें बिगाड़ देती है। कशिश ने थोड़ी देर उसकी तरफ देखा और कहा, रणविजय क्या तुम्हें नहीं लगता कि अचानक से मृत्युंजय एयरपोर्ट इतनी जल्दी पहुंच गया? रितिका को ढूंढने के लिए ये काफी ज्यादा इत्तेफाक हो गया। रणविजय ने उसकी तरफ हैरानी में देखते हुए पूछा, सचमुच? कशिश ने अपनी आंखें छोटी कर ली, फिर कहा, और फिर उसकी दादी माँ और उसकी फैमिली भी दूसरे शहर से यहाँ पहुँच गए डायरेक्टली रितिका को ढूंढने के लिए। ये कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक नहीं हो गया? रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कैजुअली हाँ में सर हिलाया। और रितिका के डैड भी अचानक से रितिका के घर उसी टाइम पर पहुंच गए और उसकी फैमिली के साथ एक बड़ी सी फाइट हुई उनकी। क्या एक और बड़ा इत्तेफाक बड़ा नहीं हो गया ये सब कुछ? कशिश कहते रुक गई और इस बार रणविजय नहीं बोला। वह थोड़ी देर के लिए शांत रहा और फिर कशिश की नाक को पिंच किया। आउच! कशिश ने अपनी नाक को सहलाते हुए उसकी तरफ घूर कर देते हुए पूछा, क्या तुम्हें सचमुच ये करने की जरूरत थी? क्या तुम्हारी दोस्त रितिका को वह बच्चा नहीं चाहिए? क्या लगता है उसे कि वह कहाँ तक और कब तक छुपी रह सकती थी? कुछ ही वक्त की बात थी, उसके बारे में और बच्चे के बारे में सबको पता चल ही जाना था और सब लोगों से ढूंढ ही लेते। आज नहीं तो कल उसे रियलिटी को फेस करना ही होता। मृत्युंजय की जो फैमिली है वह लोग कभी भी अपने परिवार के बच्चों को बाहर भटकने देर नहीं देंगे। अगर रितिका को बच्चा चाहिए तो फिर उसे ये सब कुछ झेलना होगा और पब्लिकली मृत्युंजय से शादी करनी होगी ताकि उस बच्चे के पास एक पिता का नाम हो, रणविजय ने कहा। तो कशिश ने अपने होंठ दबाया और फाइनली गहरी सांस छोड़कर अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए बोली, यह एक बेस्ट चॉइस नजर आ रही है तुम्हारी बातों से, लेकिन क्या मृत्युंजय से शादी करना सचमुच रितिका के लिए बेस्ट चॉइस होगी? रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वह लोग एडल्ट्स है और वह लोग अपना मामला खुद संभाल लेंगे, उन्हें संभालना होगा। तुम हमेशा बीच में पड़कर सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती। कशिश ये सब सुनकर कुछ देर के लिए शांत रही और फिर फाइनली उसने एडमिट करते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। कोई भी किसी कपल के रिलेशनशिप में हर बार इंटरफेयर नहीं कर सकता, चाहे वह उस इंसान के या फिर उनके कितना भी नजदीक क्यों ना हो। वही कशिश अभी भी इस बात को नहीं भूला पा रही है। ये देखते हुए रणविजय ने जेटली उसके गालों को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ जान, चैरिटी बॉल कुछ ही दिनों में होने वाला है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूंगा चेकआउट करने के लिए। कशिश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ ही दिनों में? एग्जैक्टली कब? जून 13। रणविजय ने कैजुअली डेट मेंशन की। तो कशिश कुछ सेकंड के लिए पॉज हो गई और फिर उसने गहरी सांस छोड़ी। क्या बात है? रणविजय ने पूछा। तो कशिश ने अपना सर नामे हिलाते हुए जेटली कहा, कुछ भी नहीं। अगले कुछ दिनों में कशिश फिर से बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी, जैसा कि उसने कहा था कि वह हो जाएगी। इतनी ज्यादा बिजी कि उसके पास किसी से मिलने तक का भी समय नहीं था। अब जब वह लोगों ने पहले ही एंगेजमेंट की तैयारी कर रहे थे तो हर्ष के पास भी एंगेजमेंट की ढेर सारे काम थे। लेकिन जब सब कुछ रेडी हो गया तो एक प्रॉब्लम आ गई। उसका असिस्टेंट उसके ऑफिस में खड़ा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बिल्ली को तपती हुई छत पर बिठा दिया गया हो गर्मी के मौसम में। अगर इस शहर में कहीं नहीं मिल रहा है तो दूसरे शहर में देखो। क्या मुंबई शहर के सारे फ्लोरिस्ट क्लोज हो गए हैं या फिर उनका सारे फूल खत्म हो गया है? हर्ष ने पूछा। तो असिस्टेंट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी बेहोश हो जाएगा। सर, मैंने पूरे शहर के हर एक फ्लावर शॉप पर जाकर देख लिया मगर कहीं भी गुलाब का फूल एक भी नहीं मिला। पूरे शहर को इस बारे में पता चल चुका है और यहाँ तक कि ऑनलाइन अफवाहें भी है कि सारे मुंबई शहर के रोजेस बुक कर लिए गए हैं किसी और के लिए। हर्ष ने घूरकर अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और खुद ऑनलाइन चेक किया तो जैसा कि उसके असिस्टेंट ने कहा था कि पूरे शहर में गुलाब फूलों की कमी के बारे में न्यूज थी। कुछ रिपोर्टर्स तो कुछ लोकल फ्लोरिस्ट के पास भी गए थे और पता करने की कोशिश कर रहे थे कि किसने सारे रोजेस बुके करके मंगवाए हैं, मगर सब लोगों ने अपने मुंह से लिए थे और बिल्कुल भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए जो लोग भी स्टोरी फॉलो कर रहे थे उनका अंदाजा था कि जल्दी ही मुंबई शहर में एक बड़ा सा ग्रैंड मैरिज प्रपोजल या फिर रोमांटिक शादी होने वाली है। थोड़ी देर तक और सारी ऑनलाइन बातें सुनने, अफवाहें देखने के बाद हर्ष ने वेब पेज बंद कर दिया। तभी असिस्टेंट में फाइनली कहा, सर, लिलिज का भी बहुत ही अच्छा सिंबॉलिक मीनिंग होती है, क्या हम लिलिस ले ले रोजेस की जगह? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद हर्ष ने ना चाहते हुए भी एग्री करते हुए कहा, फाइन, लिलिज ही ले लो। ओके, मैं अभी काम शुरू करता हूँ।
एक बार असिस्टेंट चला गया तो हर्ष ने अपने होठों को मसला और अपने चेयर पर पीछे की तरफ झुक गया और गहरी सांस छोड़ी। जब वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था तभी एक जाना पहचाना चेहरा उसके दिमाग में घूमने लगा। कशिश। उसके दिमाग में कशिश उसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वह बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहती हो। उस दिन के बाद से ही कशिश की वह इमेज उसके दिमाग में बसी गई थी। जितना वह इस बारे में भूलने की कोशिश करता था वह उतना ही क्लियर पिक्चर के तौर पर उसके दिमाग में घूमने लगती और उसे रेस्टलेस फील होने लगता। कशिश। उसके मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स होगी, राइट। 13 जून हॉट गिविंग चैरिटी बॉल की डेट और उस बॉल के नाम से ही कोई समझ सकता था कि वहां पर अटेंड करने वाले लोग यूजुअली बिग शॉट होंगे, बिजनेसमैन और पॉलिटिकल वर्ल्ड से कुछ इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज भी। इस चैरिटी डिनर के हाइलाइट्स थे कि हर एक बड़ा मेहमान अपने साथ एक पर्सनल आइटम लेकर आएगा, जैसे कि कोई ज्वेलरी या कोई आर्ट पीस ऑक्शन करने के लिए, और वह सारे पैसे ऑक्शन के जरिए चैरिटी के लिए जाएंगे स्ट्रेट। ये चैरिटी डिनर कोई मजाक नहीं था। वहाँ मौजूद हर एक इंसान को अपनी रेपुटेशन रखती थी और अपनी डिग्निटी बचानी थी, इसलिए वह बस कुछ लाख रुपए खर्च करके वहाँ से निकल नहीं सकते थे। और इसकी हाईलाइट ये थी कि इस चैरिटी बॉल के ऑर्गेनाइजर्स हर साल कुछ न कुछ ऐसे ऑक्शन आइटम अपने हाथों में ले लेते थे जो सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता था। ज्यादातर आइटम्स वर्ल्ड चैंपियंस या फिर फेमस लोगों की चीजें होती थी। एग्जाम्पल के तौर पर उनके पास कभी नाइट पल होता था, टॉप फैशन डिजाइनर का काम, पेंटिंग्स बड़े बड़े मॉडर्न आर्टिस्ट की, या फिर कई बड़े वाले डिजाइनर के मास्टरपीस। आज रात फेमस हॉट ऑफ गिविंग ने ऑलरेडी सबका अटेंशन सब कुछ ही शब्दों से अपनी तरफ खींच लिया था। सिर्फ एक और इकलौता मिस्टीरियस और खुशबूदार ए हॉट ऑफ गिविंग चैरिटी डिनर में कई सारे सेलिब्रिटीज की गैदरिंग होने वाली थी और ऑर्गेनाइजर्स ने मिस्टीरियस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपनाया था कई सारे आउट ऑफ टाउन सोशलिट और टायकून्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जल्द ही दिन बीत गए और हर्ष और कियारा भी चैरिटी डिनर में पहुंचे। ये कियारा का पहला पब्लिक अपीयरेंस था इतने बड़े इवेंट में। उस पिलग्रिम्स वाले घोटाले के बाद वह लगातार उस इंसिडेंट के बाद भी टिकी रही और लगातार चैरिटी का काम कर रही थी, जिसकी वजह से कई सारे लोगों ने उसे माफ भी कर दिया था। उसके बाद ललित ने सब कुछ कन्फेस करके अपने ऊपर ले लिया था और कियारा को इन सब में इनोसेंट थी। यहाँ तक कि उसने कियारा को ऐसी पोजीशन में डालकर सबके सामने प्रेजेंट किया है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था और उसे ही विक्टिम बना दिया। भले ही कुछ लोग अभी भी कियारा को माफ नहीं कर पाए थे रेचल का ओरिजिनल गाना चुराने के लिए, लेकिन कियारा अब विक्टिम बन चुकी थी जिसका इससे साथ थोड़ा ही बहुत लेना देना था, तो सब लोग इस बारे में भूलने लगे थे और ऐसा लग रहा था जैसे तूफान बीत गया हो। आज कियारा एक व्हाइट ड्रेस में वहां पहुंची थी, सिंपल मेकअप और एक यूनिक चार्म के साथ। वहां पर उसके आसपास कई सारे लोग भी थे। एक एलिगेंटली ड्रेस लड़की जिसने बहुत ही अफेक्शनेटली कियारा का हाथ पकड़ा हुआ था और हंसते हुए मुस्कुराते हुए आसपास की लड़कियों से बातें किया जा रही थी। इन खूबसूरत लड़कियों ने कई सारे आदमियों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।